हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि चार्ज कंट्रोलर होता क्या है। चार्ज कंट्रोलर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि सोलर मॉड्यूल से जनरेट हुई पावर के वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करता है और बैटरी को एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। यानी कि बैटरी जब हम लगाते हैं किसी भी सोलर पावर सिस्टम में तो वो बैकअप के लिए लगाते हैं, तो उसमें आ रही वोल्टेज और करंट जो कि उसको चार्ज करने में मदद करती है उसको सोलर चार्ज कंट्रोलर कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। आइए आगे और डिटेल में समझते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर की नीड क्या है। सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो बैटरीज को ओवरचार्ज होने से बचाता है और बैटरीज को साथ ही साथ डीप डिस्चार्ज होने से भी बचाता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बैटरीज की एक डीओडी होती है, उससे ज़्यादा हम उसको अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे किसी लेड एसिड बैटरी की डीओडी 70% है तो 70% से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो उस बैटरी की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो डीप डिस्चार्ज में जाने से पहले अगर हम यूज़ करते रहेंगे 70% से अबव यूज़ करते रहेंगे तो बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी और फिर से उसको दोबारा चार्ज करने में प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा वोल्टेज एंड एम्पियर की ज़रूरत होती है और भी कई परेशानियां आती हैं, बैटरी की लाइफ इफेक्ट होती है। तो इस वजह से सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ हम करते हैं ताकि बैटरीज जो है एक पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेट से ज़्यादा चार्ज ना हो, ओवर चार्ज ना हो, डीप डिस्चार्ज ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ सोलर चार्ज कंट्रोलर में ब्लॉकिंग डायोड्स लगे होते हैं। डायोड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है समझ लीजिए, जो कि करंट की डायरेक्शन को सिंगल मेंटेन करने के लिए, मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में बहे, वापस उल्टी डायरेक्शन में ना बहने लगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए, रिवर्स करंट फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए डायोड्स लगते हैं। यहाँ पर ब्लॉकिंग डायोड सोलर चार्ज कंट्रोलर में लगाया जाता है ताकि रात के समय, जिस समय सोलर पावर अवेलेबल नहीं है, उस समय आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो रात के समय बैटरीज का पोटेंशियल हाई रहेगा और सोलर जो मॉड्यूल्स है उनका पोटेंशियल लो हो जाएगा क्योंकि उसको सोर्स ऑफ जनरेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में चांसेस होते हैं कि बैटरी से वापस सोलर मॉड्यूल में करंट फ्लो होने लगे और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉकिंग डायोड लगाया जाता है ताकि रिवर्स करंट फ्लो को ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये भी सोलर चार्ज कंट्रोलर्स का एक एडिशनल फीचर होता है। तो सामने आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर में सोलर मॉड्यूल है, इसके जस्ट बाद चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, इसके जस्ट बाद बैटरी कनेक्टेड है। यानी कि बैटरी से पहले चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है ताकि इस बैटरी के चार्जिंग को, नाम ही है चार्ज कंट्रोलर, तो इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए ये कनेक्ट किया गया है। इसके बाद अगर हमें डीसी लोड चलाना है तो डायरेक्टली हम अपने बैटरी सिस्टम से डीसी लोड कनेक्ट करके उसको रन करा सकते हैं और जो एसी लोड चलाने हैं उनको इन्वर्टर के थ्रू डीसी को एसी में चेंज करके अपने एसी अप्लायंसेस को रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से एक चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि एसी और डीसी लोड के लिए चार्ज कंट्रोलर कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर मॉड्यूल्स कनेक्टेड है, इसके जस्ट बाद एक चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। तो चार्ज कंट्रोलर ये एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में सोलर मॉड्यूल्स के साथ बैटरी कनेक्टेड होती है क्योंकि इसमें एज अ बैकअप इन द नाइट टाइम, जिस समय सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है, बैटरी का यूज होता है अप्लायंसेस को चलाने के लिए। तो बैटरी में जो पावर जा रही है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर से होके जा रही है, ये हमने अभी सीखा। लेकिन एक चीज आप और देखिए, यहाँ पर डीसी लोड्स और एसी लोड्स दोनों हैं। तो डीसी लोड्स को क्या हम डायरेक्टली नहीं चला सकते? डीसी लोड्स को
सोलर चार्ज कंट्रोलर से क्यों कनेक्ट किया गया? इस पिक्चर में आप देखें तो सोलर चार्ज कंट्रोलर से होते हुए डीसी लोड्स चल रहे हैं, उसके बाद सोलर चार्ज कंट्रोलर से होते हुए पावर जाके बैटरी को चार्ज कर रही है, देन इन्वर्टर से पावर होती हुई जा रही है और एसी लोड्स को, जहां पर एसी करंट की जरूरत है, इन्वर्टर में चेंज हो रहा है और एसी लोड्स को प्रोवाइड हो रहा है। तो आप कई सारे यूट्यूब वीडियोस में देखेंगे कि वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं कई लोड्स को, पंखा है, टीवी है और लाइट्स हैं, सोलर मॉड्यूल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बिना चार्ज कंट्रोलर के, और वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे कि देखिए ये तो चल रहा है। ऑब्वियसली चलेगा, लेकिन कितनी देर चलेगा, कब तक चलेगा और कितना ज़्यादा उस लोड पे रिस्क है, ये उस वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रही है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, क्योंकि रेडिएशन जो रिसीव होती है सन की, कभी ज़्यादा रिसीव होती है, कभी कम रिसीव होती है। जब आप लक्स मीटर से लेकर मापेंगे तो हर सेकेंड, इनफैक्ट हर मिली सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड रेडिएशन चेंज हो सकती है। एक पल आपको 800 मीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन मिल रही है, अगले पल आपको 900 या 950 वॉट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन मिल सकती है। तो उससे जो पावर जनरेशन होगी वो भी ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग होगी। तो आपने सोलर मॉड्यूल से डायरेक्टली अगर कोई डीसी लोड कनेक्ट कर रखा है तो वो चलेगा, लेकिन कभी धीमा चलेगा, कभी तेज चलेगा। उसकी पावर सप्लाई इंटरप्ट होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो इससे उस लोड पे रिस्क हो जाता है, वो कभी भी खराब हो सकता है और उसको कांस्टेंट आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप चला के देख लो, चलेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। डीसी लोड्स को रन कराने के लिए भी चार्ज कंट्रोलर का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस कई कंपनीज ऐसी हैं जो जब आप सोलर से कनेक्ट करते हैं और चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा हुआ होता है तो वो उस प्रोडक्ट की अगर वारंटी पीरियड के दौरान कोई उसमें फॉल्ट आ जाती है तो वारंटी क्लेम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा रखा था, जो कि रिकमेंडेड होता है कि आपको सोलर पावर सिस्टम में, ऑफ ग्रिड सिस्टम में लगाना ही लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां एज अ प्रोफेशनल आपको ध्यान रखनी चाहिए, नहीं दोहरानी चाहिए। ओके, तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। एसी और डीसी लोड में चार्ज कंट्रोलर का यूज बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं चार्ज कंट्रोलर टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं। तो सबसे पहला टाइप है PWM चार्ज कंट्रोलर, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर। पल्स विथ मॉड्यूलेशन टाइप का जो चार्ज कंट्रोलर होता है ये तब अपना काम शुरू करता है जब बैटरी बैंक फुली चार्ज हो जाती है। इसमें एक टारगेट वोल्टेज सेट होता है। जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाएगी और एक टारगेट वोल्टेज जो कि उसमें ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, वो डिफाइंड वोल्टेज अचीव कर लेगी, वैसे ही जो ये चार्ज कंट्रोलर है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा पीवी अरे से और चार्जिंग को रोक देगा, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है और जो डिफाइंड टारगेट वोल्टेज है उसको अचीव कर चुकी है। तो इससे बैटरी ओवरचार्ज होने से बच जाएगी। तो ये जो स्विचिंग होता है, जस्ट पैनल से चार्ज हो रही होती है बैटरी और जैसे ही वोल्टेज अचीव हुआ वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जो ये स्विचिंग होती है, यही प्रोसेस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को डिफाइन करती है। सिंपल मैकेनिज्म यही है PWM चार्ज कंट्रोलर्स का। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो चार्ज कंट्रोलर है वो होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। नाम पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग मतलब वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो रही है उसको ये चार्ज कंट्रोलर ट्रैक करता है। तो और डिटेल में समझ लेते हैं। चार्ज कंट्रोलर जो MPPT टाइप का होता है वो क्या करता है, पहले आउटपुट को सेंस करता है। आउटपुट जो सोलर मॉड्यूल से जनरेट हो रही है, हर रेडिएशन पे, फ्लक्चुएटिंग रेडिएशन पे अलग अलग आउटपुट जनरेट होगी, क्योंकि रेडिएशन भी अलग अलग मिल रहा है, हर सेकंड कह लीजिए या हर मिनट कह लीजिए या दिन भर में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जिस समय जो रेडिएशन
रिसीव हो रही होगी, उस रेडिएशन से सोलर मॉड्यूल जो पावर जनरेट कर रहा होगा उसको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सेंस करेगा और बैटरी वोल्टेज से उसको कंपेयर करेगा कि बैटरी में वोल्टेज कितनी है। और जब वो कंपेयर करेगा इसके बाद ये फिगर आउट करता है कि बेस्ट पावर पैनल से कौन सी अचीव हो रही है जो कि मेरे बैटरी को चार्ज करेगी जल्द से जल्द। जो भी पावर जनरेट होती है उसमें से बेस्ट कंडीशन सेट करेगा वोल्टेज और करंट की, मैक्सिमम पावर पॉइंट को अचीव करेगा और इंश्योर करेगा कि बेस्ट वोल्टेज और मैक्सिमम करंट बैटरी में जा रही है ताकि बैटरी जल्दी चार्ज हो। तो इस वजह से इसका नाम ही मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है। मतलब मैक्सिमम पावर को ये ड्रैग करेगा, उसको फिर बैटरी के वोल्टेज से कंपेयर करेगा और जो बेस्ट सूटेबल वोल्टेज और करंट होगी उसको बैटरी में सप्लाई करेगा ताकि बैटरी हमारी जल्द से जल्द मैक्सिमम पावर को या करंट और वोल्टेज को अचीव करके चार्ज हो सके। तो जो ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स हैं ये करीब करीब 93% से 97% एफिशिएंट मार्केट में जनरली आते हैं। इनफैक्ट 99% एफिशिएंट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स भी आने लगे हैं मार्केट में। तो आप ये समझ लीजिए कि इन कंपैरिजन टू पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स कम से कम 20% ज़्यादा जनरेशन होता है अगर आप पीडब्ल्यूएम की जगह एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं अपने घर पे या अपने सोलर सिस्टम के लिए। और बाकी तो इसका जो एक्चुअल गेन है वो ऑब्वियसली वेरी करेगा वेदर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बैटरी का चार्जिंग स्टेट क्या है इसके अकॉर्डिंग और भी अदर फैक्टर्स जो कि जनरली सोलर पावर जनरेशन को इफेक्ट करती हैं वो चीज़ें यहाँ पर भी इफेक्ट करेंगी। बट पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से सेम कंडीशन में कंपेयर किया जाए तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हमेशा कम से कम 20% ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इनफैक्ट 45 से 50% तक ज़्यादा एफिशिएंसी भी चली जाती है इन कंपैरिजन टू पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स। डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की। तो आगे बढ़ते हैं, ये दो टाइप के मेन चार्ज कंट्रोलर्स हैं और कुछ जानते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि दोनों में से बेटर कौन सा है, तो ये डिपेंड करेगा। हमने एफिशिएंसी की बात कर ही ली कि एफिशिएंसी एमपीपीटी कंट्रोलर्स की ज़्यादा होती है, बट ऑब्वियसली एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है तो इसकी टेक्नोलॉजी भी पीडब्ल्यूएम के कंपैरिजन में हाई है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स की वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा चार्ज कंट्रोलर आपको लगाना चाहिए। बाकी अगर मैं खुद सजेस्ट करूं तो कम से कम जहां पर ग्रिड से कनेक्शन नहीं है, जहां पर सोलर इज द ओनली सोर्स टू चार्ज योर बैटरी, बैटरी को चार्ज होने के लिए सोलर के अलावा आपके पास और कोई सोर्स अगर नहीं है तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप पीडब्ल्यूएम की जगह एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ही लगाएं, क्योंकि हर वेदर कंडीशन में और हर सिचुएशन में, हर एनवायरमेंटल कंडीशन में एमपीपीटी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ज़्यादा पावर ड्रैग करके देगी इन कंपैरिजन टू पीडब्ल्यूएम। ग्रिड से जब कनेक्शन होता है तो क्या होता है, चलो सोलर रेडिएशन कम भी आ रही है तो जिस समय ज़रूरत है हम थोड़ा सा ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेके चार्ज कर लेते हैं तो मेरा अप्लायंस एटलीस्ट चलेगा बैड वेदर कंडीशंस में भी। बट अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप वो सिस्टम लगाएं जो ज़्यादा एफिशिएंट है और लो वेदर कंडीशंस में भी आपको लो रेडिएशन कंडीशंस में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करके दे ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो सके। इसलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ही इस केस में लगाएं। आगे हम एक एग्जांपल के तौर पे भी समझेंगे और अच्छे से। अब बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ नॉर्मल इन्वर्टर इनटू अ सोलर इन्वर्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके यहाँ नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप उसको सोलर इन्वर्टर में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने अभी स्टडी किया चार्ज कंट्रोलर के बारे में, आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर्स जो है वो सोलर इन्वर्टर्स से
डिफरेंट इसी केस में होते हैं कि उनमें चार्ज कंट्रोलर्स इनबिल्ट नहीं होते हैं। चार्ज कंट्रोलर्स एज ए सेपरेट डिवाइस अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आज की डेट में जितने भी सोलर इन्वर्टर्स हैं उसमें चार्ज कंट्रोलर्स इनबिल्ट आता है। अलग से जो चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं स्पेशली कि आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर से उसको जोड़ के अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकें। तो दो थोड़ा आपका सिस्टम लेस एफिशिएंट होगा, क्योंकि जो सोलर इन्वर्टर स्पेशली डिजाइंड आते हैं वो सोलर पावर सिस्टम के लिए ही डिजाइन होके आते हैं, इसलिए वो इसके कंपैरिजन में जो नॉर्मल इन्वर्टर को चार्ज कंट्रोलर से जोड़ के आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में, इसके कंपैरिजन में जो ऑलरेडी इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर के साथ इन्वर्टर्स आ रहे हैं सोलर इन्वर्टर्स, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। इसमें लॉसेस होते हैं, बट स्टिल अगर आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके कर सकते हैं। स्टिल आपका जो सिस्टम है वो सोलर कहलाएगा, क्योंकि सोलर से आप अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे, भले ही थोड़े बहुत लॉसेस हो। प्लस ब्रॉड में हम जब देखें पूरा कैलकुलेशन करके तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से बचत ही होने वाली है, क्योंकि सोलर मॉड्यूल्स तो 25 साल चलेंगे, चार्ज कंट्रोलर्स भी 7-8 साल आराम से चलते हैं। तो दो थोड़े बहुत लॉसेस होंगे, पर फिर भी आपको फायदा ही होने वाला है अगर आप एक नॉर्मल इन्वर्टर को चार्ज कंट्रोलर लगा के सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं और सोलर पावर से अपनी बैटरी को चार्ज करके अपने अप्लायंसेस को चलाते हैं। बेस्ट तो यही है कि आप सोलर इन्वर्टर लगाएं, बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ऑलरेडी सारे लगभग घरों में नॉर्मल इन्वर्टर तो लगा ही होता है और सिंगल बैटरी तो लगी ही होती है, डबल बैटरी भी लगी होती है, सिंगल बैटरी तो सबके यहाँ मैक्सिमम लगी होती है। तो उसको आप सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। आप इसमें ट्राई करिए, लोगों को इसके फायदे के बारे में समझाइए, लोग ज़रूर स्विच करेंगे क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है। सोलर पे आप किसी भी तरीके से स्विच करें, बजट फ्रेंडली है, ये इकोनॉमिकल है, आपको फायदा ही देने वाला है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और इस चीज को। सपोज आपके पास एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर सेटअप है आपके यहाँ घर पे, जो कि ग्रिड से चार्ज हो रहा है, मेन से इलेक्ट्रिसिटी लेके आप उसको चार्ज कर रहे हैं। अब अगर आप इसको एक 330 वॉट के सोलर पैनल से चार्ज करने लगेंगे और आप एक 12 वोल्ट 20 एम्पियर या 12 वोल्ट 30 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करेंगे अपनी बैटरी के साथ, तो क्या होता है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर स्मार्टन कंपनी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 30 एम्पियर स्मार्टन कंपनी का 30 एम्पियर का एक चार्ज कंट्रोलर लिया है और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के लिए कंपैटिबल है। डबल बैटरी लगी हो या सिंगल बैटरी लगी हो, दोनों के लिए ये आप चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एमपीपीटी टाइप का ये चार्ज कंट्रोलर है। तो अपने चॉइस के हिसाब से आप कोई भी चार्ज कंट्रोलर जो भी आपके एरिया में हो वो ले सकते हैं। तो चलिए इसकी डेटा शीट देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा और इसके कनेक्शंस हम कैसे कर सकते हैं, कितना मॉड्यूल लगा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्ज कंट्रोलर का मैंने एग्जांपल दिया था, स्मार्टन का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसकी डेटा शीट सामने है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनल बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट दोनों दिया हुआ है, यानी कि सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों पे ये चार्ज कंट्रोलर आप कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों पे काम करेगा। मैक्सिमम बैटरी करंट रेटिंग, ये बैटरी की जो मैक्सिमम करंट रेटिंग होती है वो 30 एम्पियर से 50 एम्पियर तक दी गई है, मतलब इतना करंट ये बेयर कर लेगा। मैक्सिमम पीवी पैनल की रेटिंग 12 वोल्ट का सिस्टम अगर आपके पास है, यानी सिंगल बैटरी लगी हुई है, तो उस पर आप इस चार्ज कंट्रोलर के थ्रू 500 वॉट तक के सोलर मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है, यानी डबल बैटरी लगी हुई है, तो 1000 वॉट तक का सोलर मॉड्यूल आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो 12 वोल्ट के लिए पीवी वोल्टेज रेंज आपको मेंटेन करनी
करनी है वो 25 वोल्ट से 45 वोल्ट तक ही मेंटेन करनी है, यानी कि जो सोलर मॉड्यूल्स आप लगाएंगे 500 वॉट तक के, उसका जो वोल्टेज रेंज आप इनपुट पे कनेक्ट करेंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर के, वो 25 वोल्ट से 45 वोल्ट तक होना चाहिए। 45 वोल्ट से अगर अबव होगा तो वो काम नहीं करेगा और हाई पीवी डिस्प्ले आने लगेगा, आपका सोलर कंट्रोलर काम नहीं करेगा, हाई पीवी लिख के आएगा उस पर, यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसी तरीके से 24 वोल्ट के सिस्टम में 40 वोल्ट से 85 वोल्ट तक इनपुट आप दे सकते हैं सोलर मॉड्यूल्स के द्वारा, और अगर 85 वोल्ट से ज़्यादा आपका वोल्टेज रेंज जाता है तो वहाँ पर हाई पीवी शो करने लगेगा, आपका चार्ज कंट्रोलर काम करना बंद कर देगा। पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी जो इस चार्ज कंट्रोलर की है वो 96% से ज़्यादा है। MPPT एफिशिएंसी यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करना हर एक डिफरेंट रेडिएशन पे, जो कि वैरी करती है दिन भर, वो भी 96% से ज़्यादा है, तो काफ़ी एफिशिएंट चार्ज कंट्रोलर है। बाकी बैटरी के लिए और मेन यही डिटेल्स होती हैं जो आपको देखनी होती है परचेज करते टाइम। एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हैं उनको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चार्जिंग रेगुलेशन, चार्जिंग ये बल्क एब्जॉर्प्शन और फ्लोट पे करेगा, ये बैटरी के चार्जिंग पैरामीटर्स होते हैं और उनकी एल्गोरिदम होती है। एब्जॉर्प्शन पीरियड दिया हुआ है, हेल्ड बैटरी वोल्टेज एट बल्क सेटिंग फॉर अ क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ 2 आवर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ा हाई टेक्निकल चीज़ है, और इतना आपको चार्ज कंट्रोलर सेलेक्ट करते टाइम ये चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी, जैसा कि मैंने बताया ये ऊपरी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो ज़रूरी है कि कितना एम्पियर झेल सकता है, कितना वोल्टेज झेल सकता है, कितना आप सोलर मॉड्यूल्स इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर फ्लोट वोल्टेज 30 देखना चाहते हैं तो 13.5 वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट के लिए, और 24 वोल्ट के लिए 27 वोल्ट दिया हुआ है। और बाकी सपोर्टेड बैटरी टाइप्स, फ्लडेड बैटरी, जेल बैटरी, AGM बैटरी, कस्टम बैटरी, सबको ये सपोर्ट करेगा। रिवर्स पोलैरिटी PV वोल्टेज प्रोटेक्शन, PV कनेक्ट्स व्हेन PV voltage is greater than battery voltage and disconnects when PV voltage is less than battery voltage। समझ में आया होगा आपको, यानी कि PV का वोल्टेज जब बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो ये सोलर मॉड्यूल से कनेक्ट कर देगा, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, और PV का वोल्टेज अगर बैटरी वोल्टेज से कम होगा तो ये डिसकनेक्ट कर देगा। प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? PV अरे कनेक्ट रिकनेक्ट पॉइंट्स, प्रोटेक्शन एट PV वोल्टेज 80 वोल्ट तक पे प्रोटेक्शन इसमें लगा हुआ है। रिवर्स करंट फ्लो प्रोटेक्शन फ्रॉम बैटरी टू PV, यस, यानी कि ब्लॉकिंग डायोड इस चार्ज कंट्रोलर में लगा हुआ है जो कि रिवर्स करंट को फ्लो होने से रोकेगा रात के समय। PV हाई वोल्टेज चार्जिंग डिस्कनेक्ट एंड इट्स रिकवरी, चार्जिंग डिस्कनेक्ट हुआ, PV हाई वोल्टेज हुआ तो उस समय LCD पे डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन चालू है। PV हाई करंट रेगुलेशन, अगर बैटरी करंट जो है 30 एम्पियर से ज़्यादा है तो हाई करंट रेगुलेशन मतलब आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा, उसको वहीं पर स्टॉप कर देगा, उससे ज़्यादा 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास होने नहीं देगा। रिवर्स पोलैरिटी बैटरी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। थर्मल प्रोटेक्शन, हीट सिंक प्रोवाइडेड है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से या 105 डिग्री ±5 डिग्री टॉलरेंस चलता है, तो मान के चलिए कि 100 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो चार्जिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इसका 0 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक है, इसके बीच में ये ऑपरेट करेगा। ह्यूमिडिटी 95% तक में ये ऑपरेट कर सकता है। रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस चार्ज कंट्रोलर को अगर आप प्लेस करेंगे तो बेस्ट परफॉर्म करेगा, लाइफ ज़्यादा बनी रहेगी। कूलिंग इसमें फैन के थ्रू फोर्स्ड है। ट्रांजिएंट सर्ज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। पैरामीटर्स जो LCD पे डिस्प्ले होंगे वो चीज़ें दी गई हैं, और बाकी ये लो कट
रिकवरी, WPS मोड, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी यहाँ पर नहीं समझेंगे, ना ही हमें ज़रूरत है। जो मेन ज़रूरत है वो पहला सेक्शन था, वो आपको समझना ज़रूरी है जब भी आप परचेज करने जाएंगे। डायमेंशंस दी हुई हैं, लगभग इसका ये साइज़ होगा mm में, 255 इंटू 105 इंटू 255, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसकी दी हुई है। वेट इसका करीब करीब 3 किलो है, 2.8 kg है। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स आपने देख लिया, डेटा शीट में प्रोवाइडेड होगा। जो भी चार्ज कंट्रोलर आप परचेज करने जाएंगे तो स्पेशली फर्स्ट सेक्शन आपको ध्यान में रखते हुए चूज़ करना है और सेलेक्ट करना है और कनेक्ट करना है अपने नॉर्मल इन्वर्टर से या सोलर मॉड्यूल से। कुछ सेविंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है और जो कि बहुत ही कॉमन सवाल होगा अगर आप किसी कस्टमर को अप्रोच करेंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने के लिए। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर लगाकर आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन हम करके देखते हैं कि कितनी बचत होने वाली है। अगर आपके यहाँ बैटरी लगी हुई है सपोज 150 Ah के अराउंड, तो आप कम से कम 2 यूनिट पर डे खर्च करते हैं उसको चार्ज करने के लिए। और अगर हम इसका कैलकुलेशन पूरे साल भर का करें, 8 रुपए के हिसाब से घर का बिजली का बिल एवरेज मान लेते हैं कि आप देते हैं, तो 2 यूनिट अगर आप रोज उस बैटरी को चार्ज करने में खर्च कर रहे हैं, तो 365 दिन और 8 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5,840 रुपीज आपके खर्च हो रहे हैं इस बैटरी को ग्रिड के द्वारा चार्ज करने की वजह से। अब मान लीजिए कि आप इसको स्विच करते हैं सोलर इन्वर्टर पे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। पहले तो आपको सोलर मॉड्यूल चाहिए होगा। सपोज 330 वॉट का सोलर मॉड्यूल अवेलेबल है, 335 350 तक भी लगा सकते हैं। तो 330 वॉट का एक सोलर मॉड्यूल आपने लगाया, उसके बाद आप उसको अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। मैं मान लेती हूँ कि पर वॉट 25 रुपीज़ की कॉस्ट से आपको वो सोलर पैनल अवेलेबल हुआ। तो आपने वो परचेज किया 330 वॉट इंटू ₹25, 8250 का। और चार्ज कंट्रोलर की प्राइस जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी दिया, उसकी कॉस्ट लगभग आती है 4500 की। तो टोटल कॉस्ट आपने कितना खर्च किया नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए, 8250 प्लस 4500 यानी कि 12,750 प्लस आपने जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे पूरे साल भर में 5840 पर ईयर खर्च कर रहे थे। तो जब हम जितना हमने एक्सपेंड किया कन्वर्ट करने के लिए 12,750, इसको डिवाइड करेंगे 5840 से, तो 2.2 ईयर्स पे बैक आ गया। मतलब 2 साल में, लगभग 2 से 2.5 साल में हमारा पैसा रिटर्न हो गया जितना हमने इन्वेस्ट किया था। अब अगले 23 सालों तक की वारंटी है आपके सोलर मॉड्यूल्स की, यानी कि फ्री में आप अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कंट्रोलर भी 7-8 साल चलता है, उसके बाद ही आपको चेंज कराना होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही शॉर्ट पे बैक पीरियड है। तुरंत 2 से 2.5 साल में जितना भी पैसा लगाया है आपने वो वापस आ जाएगा। उसके बाद फ्री में आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल ये सोल्यूशन आपको मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर रिकमेंड करूं, तो अगर आपका जो भी इन्वर्टर है, नॉर्मल इन्वर्टर जिसको आप सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं चार्ज कंट्रोलर लगा करके, वो अगर वारंटी पीरियड के आसपास रन हो रहा है, जैसे उसका वारंटी पीरियड या तो निकल चुका है, ज़्यादातर नॉर्मल इन्वर्टर्स 2 साल की वारंटी के साथ आते हैं, तो अगर वो वारंटी के आसपास चल रहा है या वारंटी पीरियड उसका निकल चुका है, तो मेरा तो यही मानना है कि आप सीधे सोलर इन्वर्टर से उसको रिप्लेस कर लें। तो इससे क्या होगा, लॉसेस भी कम होंगी और आपका इन्वर्टर कुछ दिन बाद खराब ही होने वाला था। तो क्यों ना डायरेक्टली आप सोलर इन्वर्टर लगा लें, जिसमें एक्स्ट्रा अलग से चार्ज कंट्रोलर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर वाला जो मार्केट में एफिशिएंट सोलर इन्वर्टर स्पेशली डिजाइंड आता है वो परचेज कर लिया। प्लस अगर आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत होती है तो आप बैटरी सीधे सोलर बैटरीज खरीद लें, या फिलहाल अगर सिर्फ
नॉर्मल इन्वर्टर आउट ऑफ वारंटी रन कर रहा है, बैटरीज अभी नहीं है, तो इस बार इन्वर्टर चेंज करा लें, सोलर इन्वर्टर लगा लें। अगली बार जब बैटरी चेंज करने की बारी आएगी उस समय बैटरी को सोलर बैटरी में चेंज कर लीजिएगा। तो ये बेस्ट सोल्यूशन होता है कि अगर वारंटी के आसपास कोई चीज रन कर रही है या क्रॉस कर चुकी है तो सोलर पे ही पूरा स्विच हो जाए। तो इससे सिस्टम भी एफिशिएंट होगा, क्योंकि जो ये डिवाइसेस हैं ये स्पेशली सोलर के लिए ही डिजाइन है, तो इनकी एफिशिएंसी हमेशा जो हम जुगाड़ लगा के कन्वर्ट कर रहे हैं उससे बेटर ही होगी। तो एफिशिएंसी बेटर करने के लिए अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो आप इस पे स्विच करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा ये है कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप कहीं चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए और वो स्टैंड अलोन सिस्टम है, मतलब ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है या अदर कोई सोर्स नहीं है बैटरी को चार्ज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सोलर ही एक ऐसा सोर्स है, तो उस कंडीशन में आप MPPT चार्ज कंट्रोलर ही लगाएं, क्योंकि MPPT चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, रेडिएशन कम भी आ रही होगी, किसी कारण आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और या फिर लोड किसी दिन आपने बढ़ा दिया तो दिन भर में एटलीस्ट जल्दी जल्दी आपकी बैटरी चार्ज होगी और MPPT चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा एफिशिएंटली आपकी बैटरी को चार्ज करके देगा। तो रिकमेंडेड यही है कि जहाँ पर ग्रिड का कनेक्शन नहीं है वहाँ पर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर ही लगाएं, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा इफेक्टिवली ज़्यादा एफिशिएंटली आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। एक मेरी साइट थी, मैंने पहले भी इस बारे में बात कर रखी है, बट यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर छोटे छोटे वीडियो के क्लिप्स दिखाऊंगी कि कैसे उसमें चेंज आया पावर जनरेशन में। एक साइट थी, सेम कंडीशन में सेम लोड चला रहे थे, सेम बैटरी लगी हुई थी, बट पहले हमने PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया और उसके बाद MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा के टेस्टिंग किया क्या डिफरेंस आ रहा है। उसकी छोटी क्लिप्स मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं कि पावर जनरेशन में कितना फर्क आ रहा था जिस समय लगभग सेम रेडिएशन आ रही थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसमें PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, लगभग सेम रेडिएशन आ रही है। 12 वोल्ट 40 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर लगा है। सोलर पावर देखिए 178 वॉट की आ रही है, 176, 178 इसी के आसपास सोलर पावर आ रही है और वोल्टेज करीब करीब 13.3 13.2 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ओके, करंट भी लगभग कम ही आ रही है, देख सकते हैं आप 13.2 करंट आ रही है। सोलर पावर 175, 176, 175 इसी तरीके से आपको सोलर पावर का जनरेशन दिख रहा है। वोल्टेज भी काफ़ी कम है, बैटरी की वोल्टेज देखिए 13.4 वोल्ट है और सोलर करंट जो है 13.1 वोल्ट है। ये PWM चार्ज कंट्रोलर जब लगाया तब ये कंडीशन आ रही है। अब देखते हैं कि MPPT में क्या हुआ। जब हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया तब क्या आउटपुट में डिफरेंस आया, ध्यान से देखिएगा। ट्वेल्व वोल्ट 30 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर स्मार्टन का लगा हुआ है। ट्यूबुलर बैटरी है, SMF बैटरी, DOD 30% है। 12 वोल्ट उसकी वोल्टेज शो हो रही है। 12 वोल्ट की बैटरी है बेसिकली, जो स्टैंडर्ड वोल्ट आता है। करंट 9.5 एम्पियर और वोल्टेज देखिए, वोल्टेज 32 वोल्ट, पहले 34 वोल्ट के करीब आया था। और करंट और वोल्टेज जब आप ध्यान देंगे तो पिछले वाले से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरेटिवली वोल्टेज और करंट आपको इसमें मिल रहा है। दोबारा एक बार देख लीजिए, ट्वेल्व वोल्ट 30 एम्पियर का MPPT का चार्ज कंट्रोलर स्मार्टन का लगा हुआ है। ट्यूबुलर बैटरी है, DOD 30% है, 12 वोल्ट की बैटरी है। सोलर पावर अवेलेबल, करंट 9.5 एम्पियर और सोलर से आ रही वोल्टेज 32.7 एम्पियर। बैटरी की
20.3 एम्पियर और 14 वोल्ट। तो आप जब कंपेयर करेंगे पिछले PWM चार्ज कंट्रोलर से तो इसमें पावर आपको ज़्यादा मिल रही है। तो ये फ़ायदा होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर को लगाने का। जब हमने ये वहाँ पर ग्रिड नहीं अवेलेबल थी, हमने PWM चार्ज कंट्रोलर से टेस्ट करके देखा, बैटरी चार्ज बिल्कुल नहीं हो रही थी। जस्ट थोड़े से पैसे 1500 से 2000 का अंतर आया बस, और हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर जब वहाँ पर रिप्लेस किया तो हमारी बैटरी भी चार्ज होने लगी, लोड भी रन होने लगा, बैकअप भी बढ़िया मिलने लगा, सारी परेशानियाँ दूर हो गई। इसीलिए मैंने ये पर्सनल सजेशन आपको दिया है अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।